सुप्रभात। मैं सुदर्शन नायक, पीजीटी फिजिक्स। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आरकेपी चैनल में यूट्यूब वीडियो छोड़ता हूँ फिजिक्स का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का वीडियो आपके पास पहुँचेगा। सबसे पहले अपने इंग्लिश वर्जन का यूट्यूब वीडियो फिजिक्स से संबंधित जो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 सॉरी, ये तीनों क्लासेस की यूट्यूब वीडियो इंग्लिश में आपने देखा है। आपका सहयोग, आपका सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज से, जैसे कि आज हमारा देश होली मना रहा है और ये रंगों का त्यौहार है, और मैं आपको होली के इस पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और होली आप अच्छे से खेलें। और मैं आज होली की अवकाश पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और वो भी हिंदी में। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हमारा अपना भाषा है, तो मैं अपनी भाषा से आपको फिजिक्स सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं लिखते समय रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा और बोलते समय हिंदी से समझाऊंगा। ये बाई लैंग्वेज आपके लिए एक टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये क्लीन कर देता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है, और मैं आपके जीवन में फिजिक्स का रंग भरना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है मेरा रंग आपको पसंद आएगा और आप बहुत आगे तक जाएंगे भौतिक शास्त्र में। मैंने एक विचार किया, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से बारी बारी से आपको यूट्यूब फिजिक्स से संबंध मिलेंगे। और ये सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूट्यूब वीडियो भेजा जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी। हालांकि हिंदी मीडियम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग रोमन में ही लिखते हैं। चाहे हम लोग का JNCERT जो होते हैं, झारखंड के जो जैक बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे या हमारे झारखंड के बच्चे भी इंग्लिश में ही लिखते हैं। समझने में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। मैं उस लैंग्वेज प्रॉब्लम को दूर करूँगा, और निश्चित रूप से दूर करूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँगा, आपसे हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई मुझे सवाल किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप जो देख रहे हैं, बीच में यूट्यूब है और दो हमारे ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है। किसने पूछा है कि देश की शान है हमारा जो ट्राई कलर जो होता है, तिरंगा जो होता है, हमारे देश की शान है। फिर आपने एक ही झंडा पर्याप्त था, तो आपने 2 झंडे क्यों लगाया? मैं इसको समझाता हूँ। हमारा देश
विविधता से भरा हुआ है और हमारा देश ब्रदरहुड, लिविंग ब्रदरहुड के सिद्धांत पे चलता है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलता है। यहाँ पे जो भी आते हैं उसको अतिथि के रूप में सत्कार मिलता है और अतिथि देवो भव हम लोग का जीन में, हम लोग का यूँ कहिए कि हमारा आत्मा में बसा है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरा देश हमारे लिए कुटुंब के समान होते हैं। तो हमारा जो यूट्यूब है, ये हमारा अतिथि है जो हमारे इंडिया में आया है। तो इंडिया का विविधता हम उसको दिखा रहे हैं। हमारे देश में सभी नागरिक समान है, समान मिलता है, सभी नागरिक को समान मिलता है। यहाँ पे खाली जी लिखता हूँ, थोड़ा सा कोड वर्ड में बात करूँगा, आप इससे समझ जाइए, ठीक है। जी और यहाँ पे टी जी, ये दो नागरिक है। यहाँ पे मेल मेल दोनों हो सकता है और टी जेंडर, और ये टी जी है। ये सभी देश, हमारे देश की विविधता है और वो हमारा यूट्यूब को बहुत अतिथि के रूप में देखता है। सो हमारा झंडा टी जी के लिए एक ठो है और एक झंडा हमारा जी के लिए है। दोनों ही यूट्यूब को भली भांति से सम्मान दिया है और उस अतिथि को स्वीकार, उस अतिथि को देव के समान समझा है और ये इंडिया को दर्शा रहा है। जैसे होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं और माता और पिता दोनों रहते हैं, तो क्या कहता है, छोटे बच्चे और यूट्यूब अतिथि है और हम लोग इंडिया के विविधता को उसको परिचित करवा रहे हैं। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, दोनों हाथ में पकड़ा रहता है, इधर भी यहाँ पे कहीं घूमने जाते हैं तो बीच में छोटे बच्चे होते हैं। मान लीजिए कि ये फादर है और ये मदर है और ये चिल्ड्रेन है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब शहर में जाते हैं तो दोनों का हाथ पकड़ के शेयर करते हैं। वैसे ही यूट्यूब हमारे लिए, इंडिया के लिए अतिथि है और वो अतिथि को हम लोग परिचय करा रहे हैं, इंडिया का विविधता को परिचय करा रहे हैं। जो आप यूट्यूब एक एहसास हो रहा है कि यूट्यूब हमारे इंडिया में किस तरह उसको सम्मान मिल रहा है। तो यूट्यूब के माध्यम से फिजिक्स हिंदी में आपको पहुंचाऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि दो झंडा, कई झंडे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दो ही झंडा लगाऊं। ये अपना लोगो है, यूट्यूब बीच में है जो अतिथि है, और इंडिया के जो नेशनल फ्लैग है, हमारे राष्ट्रीय झंडा है, वो दो झंडा, एक जी के लिए और एक टी जी के लिए। हालांकि सभी एक जैसा हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे एक समझाने का कोशिश किया हूँ। तो ये सभी क्या करते हैं, यूट्यूब को सम्मान देते हैं। अतिथि है, इस अतिथि को एक बच्चे की तरह, जिससे माता और पिता जो बच्चे को क्या करते हैं, शेयर कराते हैं, और उस शेयर की तरह ये यूट्यूब को भी शेयर करा रहा है। इसीलिए मैंने दो तिरंगा झंडा को मैं यहाँ पे लोगों के रूप में दिया हूँ। ठीक है, ये तो रही एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने मेरे को कोई व्हाट्सएप किया था कि आप देश की राष्ट्रीयता को दिखाने के लिए एक ही झंडा काफ़ी होता है, फिर आपने दो झंडा क्यों? तो मैंने इसका उत्तर दे दिया हूँ, आपको शायद अच्छा लगा होगा।
चलिए पर्याप्त क्लीन हो चुका है और हिंदी का पहला पड़ाव आज से शुरू हो रहा है। देखिए, आज से जब भी मौका मिलेगा मुझे YouTube बनाएंगे और ये जो वाइट बोर्ड के पूरा प्रयोग में लाएंगे। हालांकि अभी जो भी हो, आपको शायद कैमरा का सेटअप अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी भरपूर प्रयास है आपके लिए कि अच्छा सा वीडियो आपके पास पहुंचे, आपका कतई ऐसा असुविधा ना हो समझने के लिए। तो चलिए, आपने यहाँ पे है YouTube से जुड़े हुए हैं। YouTube से जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे हूँ, इसमें प्रेजेंट हूँ। आपको ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, हिंदी में YouTube वीडियो बनाऊँगा। लिखते समय मैं रोमन का इस्तेमाल करूँगा और जब मैं बोलूँगा हिंदी से समझाऊँगा, हिंदी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ एक शिक्षक, मैं झारखंड सरकार का एक शिक्षक हूँ, पीजीटी फिजिक्स का शिक्षक हूँ। तो इस पद का गरिमा को बनाए रखते हुए मैं आपको जो भी मुझे समझ है फिजिक्स का, मैं उसका भरपूर प्रयास करूँगा आप तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे यहाँ मैं हूँ, यहाँ आप है और ये YouTube है। ये तीनों मिलकर हम बहुत कुछ अपने आप में सुधार ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जैक बोर्ड की थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आपने सुना है, जैक जो NCERT से रिलेटेड होता है, NCERT, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप झारखंड NCERT, JNCERT, ये जो है इसका किताब NCERT से ही है। और ये NCERT, ये जो NCERT है वो CBSE या ICSE, ये सभी जो होते हैं इसी से रिलेटेड है। और ये भी फ्लो करते हैं, CBSE भी NCERT की किताबें अनुसरण करते हैं और ICSE भी NCERT का किताब फ्लो करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, हमारे इसके बीच में। तो हमारे ये JNCERT है और इस बार JNCERT का क्लास 12 साइंस, हाँ मैंने कहना भूल गया था कि हिंदी में जो पढ़ा रहा हूँ ये पहला हिंदी क्लासेस होगा क्लास 12 के लिए। उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका जो परीक्षा है 24/3/2000 से प्रारंभ हो रहा और जो एंड हो रहा और 25/4/2022 में एंडिंग हो रहा, एंड हो रहा, अंतिम होता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैं फिजिक्स जो पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में फिजिक्स जो आता है यहाँ पे, ये जो फिजिक्स है ये 8 तारीख को है। आज से लेकर 8 तारीख का, जैसे कि आज समझ लीजिए कि आज 18 तारीख है,
ये 18 है, 18/3/2022, 18/3/2022। मुश्किल से आपको इधर 12 और इधर 7 दिन, 12 और 7, 19 दिन का अंतर समझ लीजिए, 19-20 का अंतर समझ लीजिए। 19 दिन में मैं आपको वो कर दिखाऊंगा जो आप भी सोचना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में। तो तैयार हो जाइए हिंदी में पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि हमें 19 दिन में जो साल में नहीं कर पाए, जो साल भर में नहीं कर पाए हैं, वो 19 दिन में करके दिखाएंगे। बुद्धि से काम लेंगे। जैसे सबसे पहले आप पैटर्न को जानेंगे। जेक जो स्टूडेंट है, एनुअल एग्ज़ाम है, ये जैक एनुअल एग्ज़ाम जो है वो फिजिक्स का, विशेष करके फिजिक्स का, मैं सबसे पहले फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाऊँगा। अगर मुझे बहुत कुछ ऐसा समय मिले, मेरे हाथ में बहुत पर्याप्त समय रहेगा, तो मैं आपके लिए मैथ भी पढ़ाऊँगा। ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स का पैटर्न जो होता है, आपका जो एक रणनीति के तौर पे पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैक बोर्ड का जो भी रणनीति है, जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, उस तरह से पढ़ेंगे। ये मान लीजिए कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिलेक्शन जो होता है, क्वेश्चन एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट दिया गया है। ये है 35 और ये भी है 35। ये मान लीजिए कि इसको समझाएंगे। ये जो पार्ट है, ये आपके आप जो रिडक्शन हुआ है, जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन का कुछ भाग जो होता है, जो आपको कुछ चैप्टर, आधा चैप्टर को लेकर के चलिए। आधा चैप्टर क्या करता है, इधर जो पहले वाला है, पहला पेपर है, पेपर 2, यहाँ पे 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। तो पेपर 1 में बेसिकली जो होता है वो इलेक्ट्रिक से संबंधित है, पोटेंशियल से संबंधित है, मैग्नेटिज्म से संबंधित है, जैसे होती है। और ये जो होती है, ये ड्यूल नेचर, ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन कुछ सिस्टम है। तो इनमें एटॉम, न्यूक्लियस ऐसे होते हैं। तो जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, वो कुछ रिडक्शन के कारण बहुत सारा चैप्टर जो है पेपर 2 से हट गया है। तो पेपर 1 हमने इधर लिखा है, ये पेपर 1 होगा। पेपर 1 का जितना भी क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर छोड़ गया, मैग्नेटिज्म को छोड़ करके, एसी करंट को छोड़ करके, अल्टरनेटिव करंट और मैग्नेटिज्म को छोड़ करके जो बाकी कुछ चैप्टर होते हैं, उनका कुछ सिलेबस को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और ये सभी क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक सही विकल्प चुनना है, और ये 35 मार्क्स का है। दूसरा में जो मैग्नेटिज्म से लेकर के करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, या मैग्नेटिज्म बोलिए,
एसी करंट बोलिए, ड्यूल नेचर बोलिए, और ऑप्टिक्स का कुछ जो बड़ा सा पार्ट है, ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स दोनों को लेके चलिए। ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स, इन सभी से मोटा मोटी एसी करंट, मैग्नेटिज्म, एसी करंट, ड्यूल नेचर, ऑप्टिक्स और कुछ जो है, जो जैसे कम्युनिकेशन, न्यूक्लियस भी हट गया है, जैक बोर्ड की बात करें, और ये हट गया, ये मेन चैप्टर है। और इन मेन चैप्टर में हमें 35 लानी है। आप कर सकते हैं। और मेरे कुछ ट्रिक्स है। हमें पता है कि मंजिल और जो वर्तमान समय होता है, गैप होता है, मंजिल को पाने के लिए हमें बहुत तरह का संघर्ष करना पड़ता है। और मंजिल समय से पहले और भाग्य से कम कुछ नहीं मिलता है। तो समय हमारे पास बहुत कम है, और उस समय को ध्यान में रखते हुए हमें एक ट्रिक्स के रूप में पढ़ना है, एक टेक्निक अपनाएंगे जिससे हम लोग अच्छा सा स्कोर कर सके बोर्ड में। तो ये जो होता है, इसका जो पैटर्न होता है, जो भी पैटर्न होता है, इस पैटर्न का एक भाग होता है एक मार्क के लिए, मार्क्स 1 के लिए क्या होता है, मार्क्स 1। दूसरा जो होता है मार्क्स 3। तीसरा जो होता है मार्क्स 4। अरे सॉरी, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 5। ठीक है, ठहरिए, जस्ट वेट, इसका मतलब जस्ट वेट। तो ये 5 है, और ये 3 है, और ये 1 है। 1, 3 और 5 ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होंगे। ये सभी क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। और सब्जेक्टिव में क्या है कि एक सिंगल मार्क का है, वो आप वर्ड में दे सकते हैं। एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सिंगल पार्टिकल, एक अप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है, एक संबंधित वर्ड से भी दे सकते हैं, एक लाइन से दे सकते हैं, 2 लाइन से भी दे सकते हैं। ये एक सिंगल मार्क होता है, या डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। किसी का एक डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन के तौर पर भी हो सकता है। या तो कोई किसी का यूनिट दे दिया तो यूनिट भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग इसको समझेंगे कि कोई भी एक नियम का डेफिनेशन देना या परिभाषित करना है, उससे 1 नंबर आएगी। यूनिट भी हो सकता है, ऐसा यूनिट भी हो सकता है। 3 नंबर एक डेरिवेशन होता है, एक्सप्रेशन को, व्यंजन को प्राप्त करना होता है। किसी का भी डेरिवेशन होता है फिजिक्स में, तो ये 3 नंबर का आता है। और डेरिवेशन एक ना ही ज़्यादा शॉर्ट और ना ही ज़्यादा लॉन्ग, एक ये समझिए कि ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये हो गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट है, दोनों को मिला करके 2 से भाग दे दिया तो एक एवरेज आ गया। और एवरेज में लिखना है, ये ना ज़्यादा कम लिखना है, और ना ही ज़्यादा अधिक लिखना है। तो ये एक मीडियम रेंज में होता है। मीडियम बोलिए, मीडियम रेंज का जो होता है उसमें ही आपको आंसर देना होता है। तो समझ जाइए कि एक शॉर्ट आंसर ही है, इसको डेरिवेशन का फॉर्म में रहता है। और डेरिवेशन भी हो सकता है, डेरिवेशन हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल हो सकता है, या
लॉज भी हो सकता है। लॉज जैसे दो लॉज, किसी के दो लॉज होते हैं तो वो लॉज आपको दे सकता है। इन लॉज के संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी दे सकता है, डेरिवेशन दे सकता है, न्यूमेरिकल दे सकता है और लॉज भी दे सकता है कि दो लॉज को लिखिए। जैसे किरचॉफ में दो रूल होते हैं, फारेडेज के भी दो रूल होते हैं, तो ये दो रूल दे सकते हैं और डेरिवेशन भी दे सकते हैं। और मार्क्स 5 तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मार्क्स 5 मार्क्स ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं और उसको आंसर देना आपके लिए बहुत सहज भी है, उपयोगी भी है। आप उसको दिमाग में सेट कर सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिज्म है, एसी करंट है, ड्यूल नेचर है, ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स है, इनमें से 5 नंबर कहाँ से पूछा जा सकता है, आप भी दिमाग में सेट कर सकते हैं। और मैं तो आपको भरपूर प्रयास करूंगा कि दिमाग को इस तरह से चलाइए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जैक बोर्ड हो या अदर स्टेट का बोर्ड हो या सीबीएसई, एनसीईआरटी, किसी का भी हो, आईसीएसई, किसी का भी हो, मैं इसको सेट कर रहा हूँ, दिमाग में सेटअप कर दे रहा हूँ। तो ये 5 जो मार्क है, ये 5 मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको कैसे लिखना है, हाउ टू गेट द 5 मार्क्स फ्रॉम द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, how to write your answer, how to answer, you can say how to answer. How to answer 5 marks question. ओके, क्वेश्चन मार्क कैसे तैयार करना है? तो सबसे पहले जानना है कि 5 मार्क्स कैसे होती है। और 5 मार्क्स उन्हीं का होता है जो आपका डेरिवेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। 2-3 डेरिवेशन इस्तेमाल होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, 2 या 3 या कुछ ऐसा भी हो सकता है, सिंगल से भी हो सकता है। तो 2 या 3 जो नियम लागू करके जो डेरिवेशन आता है, एक एक्सप्रेशन आता है, एक डिवाइस का एक पूरा प्रोसेस बनता है, उनमें से पूछा जाता है। जैसे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ टू राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफिनेशन दोगे, परिभाषा करोगे, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, इंट्रो करो या डेफिनेशन दो। जो भी डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन देना है। दूसरा में क्या करना, एक 1 में है, ये 1 है, ये 2 है। 2 में क्या करना है, जब डेफिनेशन दे देते हैं तो वो जो प्रोसेस जो होता है, काम करने की जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बोला है कि डेरिवेटिव सिर्फ एक के लिए होता है, आप उसको डिराइव करने के लिए 3 मार्क का होता है, लेकिन ये 5 मार्क का होता है। जब ये डेरिवेटिव करोगे तो सिंगल बेस से चला जाएगा, सिंगल के आधार पर होगा। किसी नियम को एक डेरिवेशन करना है तो आप सीधे कर सकते हो, बट हियर समथिंग डिफरेंस, यहाँ कुछ डिफरेंस होते हैं। आप या 2 या 3 नियम को, 1 या 2 नियम को लेकर के एक सिस्टम को आप प्रूव करके दिखा रहे हो, तो उस समय आपको जो आपको सिस्टम मिला, जो भी आपको एक लिखने का मिला, तो उनमें से एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के बेस पर काम करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल लिखना है। दूसरा 3 नंबर में कंस्ट्रक्शन जाएंगे, कंस्ट्रक्शन जाएंगे। 4 नंबर में कंस्ट्रक्शन देने के, कंस्ट्रक्शन जो कैसे बनावट है, किस तरह का चीज़ इस्तेमाल किया है, किस तरह का ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया है, इन सभी कंस्ट्रक्शन में होते हैं। यूँ समझिए कि ये वो डायग्राम ही है। 4 नंबर में वर्किंग थ्योरी, ये क्या होता है, वर्किंग थ्योरी होता है। जो भी आप प्रोसेस करोगे, जो प्रिंसिपल करोगे, वो प्रिंसिपल यहाँ पे लागू करके उसका एक वर्किंग
थ्योरी आप उसको डिराइव करोगे, और यही पूरा क्वेश्चन का मेन पार्ट है, वर्किंग थ्योरी। आगे जाइए। यहाँ पे 5 जो होता है, जो भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया, यूजेज जो आया, ये कहाँ यूज करोगे, सोसाइटी या कम्युनिटी कहाँ यूज करेगा, वो यूजेज होता है। यहाँ पे यूजेज लिखोगे। और 6 नंबर में, 6 नंबर में जो होता है डिसएडवांटेज जो होता है, डीमेरिट्स जो होता है, या शॉर्ट कॉमिंग्स जो होता है, या लिमिटेशन बोलो, डिमेरिट बोलो, लिमिटेशन। लिमिटेशन होता है। इस तरह से 5 को टच करना है, तभी ये 6 को टच करना है, तभी आपको ये 5 नंबर 5 में 5 मिल सकता है। तो ये आपके जो पैटर्न है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क का, और ये 35 मार्क का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न, इस तरह का पैटर्न से सजाया जाएगा क्वेश्चन को। और जब ये 5 नंबर का सवाल हम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से आंसर करना है। ओके, इसको क्लीन करते हैं। अब रही बात क्या है कि हम 19 दिन में 35 मार्क कैसे लाएं। पॉसिबल है, एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि 35 में 35 ला सकते हैं 19 दिन में। लेकिन आपको 19 दिन का एक एक समय, एक एक क्षण का महत्व समझना होगा। अब मैं जब यहाँ पे पढ़ा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लैंग्वेज आप हिंदी में समझिए, हिंदी में समझ करके उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं तो हिंदी में कहूँगा, हिंदी में समझाऊँगा, और यहाँ पे कुछ एक लिखावट होगा, उस लिखावट से आप उस तरीक़ों को अपने तरीके से ढाल सकते हैं। तो ये जो 35 मार्क का है, ये डिवाइडेड किया गया 1 नंबर, 3 नंबर और ये 5 नंबर। ये इस तरह का पैटर्न में होगा, और ये इस पैटर्न में 35 का होगा। आप इसी को हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल बुद्धि पर है, आपकी बुद्धि की बुद्धता, जो बौद्धिक विचार को दर्शाएगा कि आप क्या कैसे सोच सकते हैं। सोचने का कई तरीके होते हैं। मैंने एक सोचने का बोलते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया, एक ग्लास दे दिया, क्या ये, क्या बोलोगे, खाली ग्लास दे दिया तो आपने क्या बोलोगे? आपका विचार बोलेगा सर ये खाली गिलास है। मैं बोलूँगा ये खाली नहीं है। तो यही बुद्धिता है, यही है इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस। क्योंकि मैं यहाँ पे आर पार देख रहा हूँ, गिलास आर पार देख रहा हूँ, ये खाली नहीं है, बहुत कुछ दर्शा रहा है। ग्लास का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कोई नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बात कर रहा हूँ। ग्लास से है, ये ग्लास ही है, एक पानी पीने वाला ग्लास। तो आप देख रहे हो कि ये, आपने बोला कि खाली है, मैंने कहा कि ये खाली नहीं है, बहुत कुछ दर्शा रहा है यहाँ पे। कैसे? सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम।
ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो रे क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए आर पर हमें दिखाई देता है। दूसरा कारण, एक कारण ये भी है। दूसरा कारण क्या है, एक ग्लास है, ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी रख दो यहाँ पे, तो ये ग्लास रखा हुआ है, लेकिन ये जब रखा है तो कहाँ पे रखा गया है, एयर में रखा हुआ है, जहाँ हम लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो ये फुल ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है, फुल ऑफ ऑक्सीजन भरा हुआ है, पैक्ड है, ऑक्सीजन पैक है यहाँ पे ऑटो पैक है। तो आप कैसे कर सकते हो, ये खाली गिलास है। तो यही है सोचने का तरीका। तो आप और एक सवाल पूछ रहा हूँ, इससे संबंधित है, 19 दिन से संबंधित है कि 19 दिन अगर मैं जिम्मा लेता हूँ या वादा करता हूँ कि 19 दिन में आपको कुछ सिखाऊंगा, तो उस टेक्निक से जाऊंगा और आपको भी बहुत सारा मेहनत करनी होगी। देखिए यहाँ पे 35 में इस तरह से डिवाइडेड हो गया है। और ये भी बात सकता है, ये भी बोल सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड में, क्या बोले, इस व्हाइट बोर्ड में कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि मुझे, अच्छा ये बात, ये 5 मार्क्स, सबसे पहले एक सवाल पूछ रहा हूँ जो आपसे बौद्धिकता या इंटेलेक्चुअल आपको दर्शाएगा। ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल को दर्शाएगा। मैंने क्या किया, 10 मीटर कपड़ा लिया, 10 मीटर कपड़ा लिया, क्लॉथ लिया। जब 10 मीटर क्लॉथ लिया और आपको दे दिया, आपके साइज के अनुसार मैक्सिमम कपड़ा को सिलाइए, मैक्सिमम शर्ट को सिलाए, सॉरी। आपको 10 मीटर कपड़ा दिया और 10 मीटर में बोल दिया कि जितना हो सके दर्जी के पास जाइए और उनको बोलिए कि 10 मीटर कपड़ा में मेरा जो स्कूल शर्ट बनेगा, जितना भी बनेगा, मैक्सिमम जितना बनेगा, हो सकता है 5 बने या 6 बने या 7 भी बने, साइज़ के ऊपर डिपेंड है, और फुल साइज़ या शॉर्ट साइज़ हाफ के डिपेंड है। आपने कुछ तो होगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, नंबर ऑफ शर्ट। क्या है, नंबर ऑफ शर्ट, मान लीजिए कि 5 आ गया, तो आप इसको दर्जी के पास लेके जाइए। कितना बनेगा, मैक्सिमम या मिनिमम 5 हो सकता है, मैक्सिमम 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दस मीटर कपड़ा, नंबर ऑफ शर्ट 5 हो सकता है। दर्जी भी पॉसिबल हो सकता है, दर्जी भी बना सकता है 5 शर्ट। और मैंने बोला कि 1 मीटर कपड़ा दे रहा हूँ, और दर्जी के पास जाओ और आपका 5 नंबर है ना, तो 5 शर्ट सिला के आओ। दर्जी बोलेगा संभव नहीं है बाबू, 5 शर्ट कैसे बना सकते हो, संभव भी नहीं है। 5 शर्ट तो क्या, 1 शर्ट भी नहीं बना पाएंगे आपके साइज का। एक हट्टा कट्टा बच्चा गया है जो तो बोलेगा आपका तो एक तरफ भी नहीं बनेगा। आप बात कर रहे हो 5 तो नहीं बनने वाला है। आप जाइए दूसरी दुकान, जाइए दूसरी दुकान में जाते हो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दर्जी बैठा हुआ है जो कई सालों से दर्जी का काम करता है। उनके पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे सर ने कहा है कि मेरे को शर्ट सिलाना है, और वो भी इस कपड़ा से 5 शर्ट सिलानी है। आपको ऊपर से नीचे देखेगा और बोलेगा कपड़ा लीजिए और आगे बढ़िए। तो इसका मतलब यही होता है कि 60 नंबर ऑफ 60
एक भी नहीं बन सकता, तो 5 का कहाँ बना पाएंगे। तो वैसे ही सवाल यहाँ पे है, अगर आपके पास 5 नंबर का पढ़ाई करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, विस्तार से पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे और पूरा रिसर्च किस तरह से पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत इम्प्रूव होगा। कौन सा इम्प्रूव होगा? 3 नंबर और 1 नंबर। छोटे को बड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन बड़ा को तो छोटा कर सकते हो ना। जब बड़ा क्वेश्चन बनता है तो डेरिवेटिव लॉज, डेरिवेशन का कुछ नियम यहाँ पे इंक्लूड रहता है, और उस इंक्लूड से आपका 3 नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें से 5 मार्क का है, मार्क्स 5 मार्क का है, और 5 मार्क का कुछ भी है, कुछ भी क्वेश्चन दीजिए, हम जाएंगे अपने क्वेश्चन में। तो इस एक जनरल मेथड से समझा रहे हैं कि आप अगर आपको पास 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 5 नंबर में आपको एक लॉज, एक डेरिवेशन आ सकता है, कोई नियम, कोई लॉज का डेरिवेशन आ सकता है। जैसे प्रिंसिपल होती है तो प्रिंसिपल किसी लॉज पर बेसिस होगा, तो उस डेरिवेशन यहाँ पे है, 3 नंबर का है। हमें यहाँ पे 3 नंबर का डेरिवेशन होता है, तो ये 3 नंबर आप टच कर सकते हो, 3 नंबर भी सीख सकते हो। और जो डेफिनेशन होता है और ये 1 नंबर का होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, 5 नंबर हम पहले पढ़ेंगे और समय दे के पढ़ेंगे, 1 नंबर भी पकड़ेंगे और 3 नंबर भी पकड़ेंगे। 3 नंबर भी हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे लिखना है, और 2 नंबर भी हमको पकड़ में आ जाएगा। तो 5 नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके? हाँ, सबसे एक क्लीन हो गया है, मैं इसको और थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ मैग्नेटिज्म था, करंट था, इलेक्ट्रिक करंट था। तो सबसे पहले मैग्नेट बहुत सारे पसंद होते हैं। अगर हमारे जीवन में मैग्नेट नहीं होता तो बहुत कुछ रिसर्च भी नहीं कर पाते और बहुत कुछ उपयोग भी नहीं होते। और अगर मैग्नेट नहीं होता तो हम हाई स्पीड ट्रेन भी नहीं बना सकते थे। तो ये मैग्नेट हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके? मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, ठीक है? इसकी जो घटना होता है, जो भी घटना है मैग्नेटिज्म होती है। और ये मैग्नेटिज्म जो होती है उसके आगे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इससे पहले क्या होता है, ये मैग्नेट का जो भी गुण देते हैं, जैसे मैग्नेट को हम लोग समझते हैं कि कोई अगर मैग्नेट रखा हुआ चीज़ रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा, मेटल का अट्रैक्ट करेगा, हर मेटल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो रिपल भी कर सकता है। तो ये डायमैग्नेटिज्म का जो भी मटेरियल होगा वो रिपल करेगा। जो भी मैग्नेट होता है, ये मान लीजिए कि मैग्नेट है, और ये मैग्नेट क्या करता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल रहेगा। ये क्या है, ये नॉर्थ पोल और ये तुम्हारा साउथ पोल। तो एक मैग्नेट है और यहाँ पे कोई भी लोहे का कण होगा जो डायमैग्नेटिज्म नहीं हो, ये फेरोमैग्नेटिज्म हो या एक
Fe लोहा का हो या ऐसा कुछ हो जिसको हम लोग बोलते हैं फेरमैग्नेटिज्म या नॉट डायमैग्नेटिज्म, ये लोहे है, लोहा बोल सकते हो या लोहे का चूरा कण जो होता है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर डायमैग्नेटिज्म रख दिए, डायमैग्नेटिज्म, तो ये लोहे कण को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। डायमैग्नेटिज्म को जैसे कॉपर है, जैसे कॉपर जो होता है लोहे को खींच सकता है या फिर, और ये कॉपर को नहीं खींचेगा, कॉपर को रिपेल कर देगा, दूसरी जगह रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है ये नेचर है कि ये पॉजिटिव नॉर्थ पोल होगा तो पॉजिटिव से ये फ्लक्स जाएगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत सारे होगा तो ये फ्लक्स होगा, सिंगल होगा तो मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको बोलेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन। इसको दर्शाया जाता है, इसको 5V करोगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, 5V जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। टेस्ला एक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को मापा जाता है, और मीटर स्क्वायर जो एक मीटर स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक ये स्क्वायर बोल सकते हो नहीं, क्योंकि ये सिंगल वन डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन है, वन डायमेंशन है। अगर ये टू डायमेंशन लोगे और एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया बनाएंगे, इस एलिमेंट्री एरिया बनाएंगे, ये तुम्हारा एक लेंथ होगा और ये ब्रेथ हो गया, तो मिला करके B × L हो गया, और ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो गया, और नापोगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। इस मीटर स्क्वायर से जब इलेक्ट्रिक लाइन लिंक करके नॉर्मली पास कर जाएगा तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स। या तो ऐसे बोल सकते हो, ये टेस्ला जो है स्ट्रेंथ को दिखाता है, और मीटर स्क्वायर जो है ये मीटर स्क्वायर है क्योंकि मापते हैं, इससे जाता है ये मीटर स्क्वायर से मापते हैं। और ये जो टेस्ला होता है, ये स्ट्रेंथ जो होता है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी जब इसके पास करेगा तो एक टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर का एक क्वांटाइज वैल्यू देगा तो समझ जाए कि वो फ्लक्स होगा। और सिंपली कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the direction of angle, zero angle, cos theta, cos of, this is the cos of cos theta, line integral of surface integral dt, surface integral of magnetic field, surface integral of magnetic field along the 0 degree, along the 0 degree. Cos theta gives 0 degree in maximum, so along the 0 degree. So here is magnetic flux is equal to the surface integral of magnetic field. This is called integral. This is called surface. This is called surface. This is the surface. This is the one dimension L, and this is the another dimension, this is L. When we multiply this one, the elementary area is given here. This is area A, B into L, that is meter square. So that is the elementary area, and this is the, when the number of magnetic field line pass through the elementary area, that is its elementary area, surface integral,
element area normally is called the flux. Here is the flux, there is a flux, it is liberate out from the positive. जब ये मैग्नेट रख देते हैं तो एक एरिया बनता है, उस एरिया को बोलते हैं परमिएबिलिटी। जो यहाँ पे एक एरिया बनता है, मान लीजिए कि ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये लिंक बनेगा, एक एरिया बनेगा। मान लीजिए कि ऐसे निकाला, ऐसा घुस गया, ऐसा निकाला, ऐसा घुस गया, तो ये जो एक एरिया बनेगा, इस एरिया बनेगा। तो ये जो कहाँ रखे हो, कहाँ रखे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रखे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रखे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखे हो। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, उसको एक मैग्नेट रख दिया। जैसे यहाँ पे आसपास एक एरिया है जो हम लोग बोलते हैं हवा है, एयर है, लेकिन है यहाँ पे भी जब ग्लास का फॉर्म दे रहे थे तो ग्लास में भी हम खाली जगह नहीं है, ग्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी था। मैंने तो बोला ऑक्सीजन है, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होने के कारण रे पार कर जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो खाली ग्लास नहीं था और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी था। तो उस वेव में आप जब इसको रखोगे, जब इस चीज़ को रखोगे तो क्या होगा, मैग्नेट के चारों ओर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक वाइब्रेशन कर देगा, एक अलग तरह से वाइब्रेशन महसूस होगा, और वो वाइब्रेशन क्वांटम थ्योरी से होगा। जब ये रख दिया, मान लीजिए कि एयर में रख दिया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रख दिया, वी आर प्रेजेंट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चारों तरफ घिरा हुआ है। जब कोई चीज़ मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट को भी चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखेगा। तो मैग्नेट का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फैलाएगा, जहाँ तक फैलाएगा उस एरिया को बोलते हैं म्यू, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो वैल्यू दिखा रहा है वो ये जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया है जहाँ तक फ्लैक्स जाएगा, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कवर आएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो। ये सभी डिस्टर्ब होगा, एक वाइब्रेशन होगा। जब वो वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन कौन करेगा ना, ये जब मैग्नेट को रखोगे, जब मैग्नेट को रखोगे तो आसपास का जो जितना एरिया, छोटा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो कोई इधर होगा, वीक मैग्नेट होगा तो उससे कम दूरी पर करे। जैसे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अपना एक एरिया बनाया। तो ये जो एरिया बना वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस चीज़ का अगर ये छोटा होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता, तो ये छोटा सा एरिया को करता और चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घिरा रहता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घिरा रहता। तो जो एरिया छोटा सा स्मॉल मैग्नेट होगा तो इसके आस पास होगा, तो ये तुम्हारा नहीं जीरो होगा। ये कम एरिया को परमिटिविटी फ्री स्पेस बना रहा और ये ज़्यादा एरिया को परमिटिविटी फ्री कौन बना रहा, उसके पीछे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके पीछे तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये चीज़ उसका गुण है और ये मैग्नेट है और उस मैग्नेटिक को मैग्नेटिज्म करते हैं। मैग्नेट बनाने के लिए निकेल, कोबाल्ट, आयरन का ज़रूरत होती है बनाने के लिए। हैवी मेटल के कोबाल्ट क्या है, हैवी मेटल है, आयरन होता है, निकल कोबाल्ट मिक्स करके हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन को कॉम्बिनेशन करते हैं, बनाते हैं। निकल कोबाल्ट Fe का मिक्सन करके हम लोग आयरन
या मैग्नेट बनाते हैं। और मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है मैग्नेटिज्म होता है, और उस मैग्नेट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ तक जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। और उस जहाँ तक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रभाव होगा, उस इफेक्टेड एरिया होगा, उस इफेक्टेड एरिया को हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू 4 पाई माइनस 10 टेस्ला आता है। अब चलते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और यही से हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, जिसको हम लोग बोलेंगे एसी जनरेटर। ये 5 मार्क का है, 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स को अल्टरनेटिव करंट जनरेटर बनाएंगे तो 5 मार्क्स का है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर रहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। तो सबसे सबको क्लीन करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग हिंदी में समझते हैं तो पूरे तरह से हिंदी में समझ जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ध्यान रहे कि ये जो पढ़ाई है आपको बहुत सहयोग कर सकता है। हमने सरकारी बच्चों को इंटरफेस किया है कई सालों से, तो सरकारी बच्चे हमारे बहुत प्रतिभावान होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सोच में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनको प्रॉपर गाइड अगर मिले तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं इनको एक गाइडलाइन के तौर पर दे रहा हूँ। मैं किसी का तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनको इंटरफेस किया हूँ सरकारी बच्चे हमारे, वो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन सोचते बहुत डिफरेंट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो है पहला इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला अच्छे से समझ लो कि इलेक्ट्रो है, सिटी है, और ये तुम्हारा आपका क्या है, मैग्नेट है। ये मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये दोनों को जब मिश्रण कर देता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन के नेचर को जानना होगा। इलेक्ट्रॉन है क्या? ये हमने ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। जेक बोर्ड का एग्ज़ाम को 8 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का, जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये पढ़ाई बहुत मददगार होगा, और वो ये मदद करेगा अगर आप अच्छा से इसको ध्यान में देखेंगे तब। सभी जानते हैं चार्जेस 2 तरह का होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, जिसको ई दिखाते हैं, या तो इसको एंटी प्रोटॉन बोल सकते हैं, दर्शाया जाता है ऐसे। इसका चार्ज होता है, चार्ज जो दिखाया जाता है ये नेगेटिव चार्ज ले होता है, नेगेटिव। इसका जो वैल्यू होता है
जो सॉरी स्लिप ऑफ राइट वैल्यू जो होता है ये माइनस, अगर यहाँ पे नेगेटिव का बात करें तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पहले से है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये वैल्यू है। और इस वैल्यू को जो ये बहुत लाइट पार्टिकल है, बहुत हल्का है। तो ये चीज़ जो होते हैं ये चीज़ जो होती है ये चार्ज है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बनावट जो होता है, चार्ज जो होता है, ये क्वार्क के कारण होता है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप एंड डाउन जब कॉम्बिनेशन होता है तभी ये होता है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज बना ऐसे करके, तो नेगेटिव चार्ज बना, ये 3 क्वार्क आपस में बनेंगे और ये सभी क्या होता है, सभी डाउनवर्ड में होगा, डाउन क्वार्क होगा, डाउन डाउन डाउन। जो डाउन क्वार्क होगा, जो नेगेटिव चार्ज होता है, उस तरह एक वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू होता है -1/3। जब ये ऐड करोगे -3/1 3/3 करके, तो ये समेशन करेंगे, वैल्यू होता है डाउन क्वार्क का वैल्यू -3 होता है। और इसको जब ऐड करोगे, जैसे ऐड किया -1/3, ऐड किया -3/1, तो आपको देखेंगे -3/3 आएगा, ये -1 आएगा। ये जो -1 आएगा क्वार्क, और क्वार्क का जो नेचर है बियॉन्ड द एक्सट्रीम थ्योरी होता है, स्ट्रिंग थ्योरी होता है। और ये 10⁻18 मीटर बियॉन्ड फेम्टोमीटर। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी होता है, इसके अंदर में होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो ये चीज़ होता है, ये इसका वैल्यू होता है। और दूसरा यहाँ पे बोलेंगे प्रोटॉन, जिसको है प्रोटॉन जिसको हम P पॉजिटिव कहते हैं, और इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। जैसे ये एंटी प्रोटॉन है, तो ये क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन है। और इसको दर्शाया जाता है E पॉजिटिव। E नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो E पॉजिटिव क्या है, एंटी प्रोटॉन, जिसको हम प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। इसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव बोलेंगे, वैल्यू जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, उतना लाइट पार्टिकल नहीं होता है। हम लोग समझेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स है क्या। हम सभी जानते हैं कि पार्टिकल के बिना हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। अगर अब एग्जिस्टेंस वर्ल्ड आया, फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस हुआ, तो समझ जाइए कि यहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स है। बिना पार्टिकल फिजिक्स से कोई फिजिकल वर्ल्ड नहीं बन सकता। ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे परमाणु अणु से एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो छोटे छोटे पदार्थ अणु ही एक पार्टिकल है, पार्टिकल फिजिक्स है। मॉलिक्यूल्स जो है, तो उनको थोड़ा विस्तार से जानेंगे आगे। इसमें एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिला के, अप डाउन मिश्रण करके जो होता है वो बनता है, वो विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग अभी जो ज़रूरत है उसको पढ़ते हैं। क्लासेस मैराथन टाइप का हो रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पहला कदम आ चुके हैं। 19 दिन में हम पहला कदम बढ़ा चुके हैं इस होली के शुभ अवसर पर। सबसे ये पार्टिकल फिजिक्स। ये पार्टिकल फिजिक्स को होता है, हम लोग समझते हैं, साइंस से पढ़ते हैं तो समझते हैं कि हर पदार्थ अणु परमाणु से बना हुआ है। हर पदार्थ, ये जो मार्कर देख रहे हैं अणु परमाणु से बना हुआ है, छोटे छोटे अणु परमाणु से बना हुआ है। ये जो मोबाइल है ये 8:22 होगा, 22 जो दिख रहा है ये सैटरडे है, 19 तारीख का है। तो ये भी चीज़ है, ये भी पदार्थ अणु से बना है। तो ये पार्टिकल है। तो पार्टिकल कितने तरह के हो सकते हैं, आपको आइडिया है? अभी तक आपके सिलेबस के अनुसार 3 ही दर्शाया गया है। बड़े क्लास में जाओगे, बीएससी एमएससी में जाओगे तो उस समय आपको 4th पार्टिकल 5th पार्टिकल के बारे में पढ़ोगे। तो 5th पार्टिकल अभी तक आया नहीं है, 4th पार्टिकल आप समझोगे कि ये क्या होता है। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसको ई नेगेटिव दिखाते हैं। दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, जिसको हम लोग ई पॉजिटिव या पी प्लस दिखाते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। ये कैसे आया? एक कोई भी चीज़ मैटर को लेते हैं, कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद? सब जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है। अगर उसको हम एक फिजिक्स के नियम से देखेंगे तब। इस मेरे स्क्रीन देख रहे हो, 5 नंबर पढ़ा रहा हूँ, 5 नंबर का आइडिया बता रहा हूँ। तो ये 5 अंगुली है, हर अंगुली में किसी का भी है एक। चलिए किसी का कोई भी चीज़ लेते हैं, मान के चलो कि एक 5 नंबर बता रहे हैं, तो 5 नंबर में किसी एक अंगुली थम्सअप को लेते हैं, ठीक है। इस थम्सअप को समझते हैं कि है क्या, इसमें है, इसके अंदर है क्या। ये सेल है, सेल से बना हुआ है। इस अंगूठा का एक छोटा सा सेल लेते हैं, लाइफ सेल लेते हैं, हर सेल में होगा। तो ये एक सेल लेते हैं, लाइफ सेल लेते हैं, इस अंगूठा का, जिसको वेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अब वेस्ट ऑफ लक आपके लिए वेस्ट ऑफ लक है जैकपॉट का अपीयरिंग के लिए। तो ये थम्सअप का एक छोटा सा सेल में एक छोटा सा सेल ले लिया, छोटा सा सेल कुछ भी है, इतना mm का सेल लिया, कुछ किसी का भी mm, ये 10 mm का सेल लिया, 10 मिलीमीटर स्क्वायर का, 10 mm स्क्वायर का एक सेल लिया, ठीक है। दस मीटर का एक सेल लिया, उस 100 एक एरिया होता है, इस 100 होता है, ऐसे करके किया, ठीक है। यहाँ पे 10 mm है, यहाँ पे 10 mm है, तो 10 तो 100 mm स्क्वायर हो गया। इस एरिया का सेल, एक एरिया होता है, एक छोटा सा एरिया सेल ले लिया, और उस सेल को क्या करते हैं, 10,000 से डिवाइडेड करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10,000 करते जाते हैं, इसको डिवाइडेड करते हैं, इसको हम लोग क्या है, ये 100 mm स्क्वायर जो है, इसको 10,000 से डिवाइडेड करते हैं। जो भी आएगा एक छोटा सा आएगा, इसको 10,000 से फिर डिवाइडेड करते हैं। जो भी आएगा यहाँ से एक पार्ट आएगा, 1/10 पार्ट आएगा, इसमें से 1/10th पार्ट आएगा, 1/10 पार्ट आएगा। उसको फिर क्या करते हैं,
फिर से डिवाइडेड करते हैं। फिर इसका जो आएगा इसकी आएगा एक छोटा सा आएगा, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 10,000 से डिवाइडेड करते हैं। तो इसका भी क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर से 10 डिवाइडेड करते हैं। फिर इसका भी आएगा, ये तो दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, ऐसे करके इसको 10,000 डिवाइडेड करते हैं। डिवाइडेड करते हैं और ये कंटिन्यूसली करते जाते एक ऐसा समय आता है और ये नॉन डिविजिबल में रुक जाता है। डिविजिबल और नहीं होने वाला है। जब वो नहीं होता है तो वही है फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल बॉडी। पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं। धरती पे अगर सन पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मा हो जाएगा, तो फोर्थ पार्टिकल हो जाएगा, वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पृथ्वी का बात कर रहे हैं। तो ये अगर पृथ्वी है, अर्थ है, और यहाँ पे जो भी मौजूद है पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन में आपको दर्शा देगा। ठीक है, और ये पार्टिकल फिजिक्स है, और ये पार्टिकल फिजिक्स से पदार्थ बनाएगा, और ये पदार्थ फिजिक्स के अनुसार ये अर्थ में 3 तरह के पदार्थ अभी तक पृथ्वी में मौजूद है। प्लाज्मा यहाँ पे मौजूद नहीं है। प्लाज्मा कोई फेर्मी गैस जहाँ पे होगा, बहुत ही रेडिएशन होगा, जैसे सन रेडिएशन होता है, वहाँ पे मैग्नीफायर होता है, और वहाँ पे गामा रे होता है। जहाँ गामा रे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे आप प्लाज्मा देख सकते हैं। देखने को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस नहीं, कभी कभार दिखते हैं। जैसे बहुत हाई वोल्टेज आता है तो वहाँ पे जब एक हाई वोल्टेज पे एक मौजूद होता है, जब कोई इवेंट होता है तब मौजूद हो सकता है, ऐसे प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट का बात करें, जैसे कोई हाई वोल्टेज आता है 11 kV का या लाख kV का वोल्टेज कई वायर में जा रहा है, हाई टेंशन वायर में जाता है, वहाँ पे कोई फॉल्ट मिल रहा है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत एक्सप्लोजन हो रहा, मतलब उसमें आग टाइप का जल रहा है और उसमें एक ग्रीन कलर का कुछ समथिंग हो रहा है, तो ये आयनाइजेशन हो रहा है। वहाँ पे आयनाइजेशन का एनर्जी हो रहा है। जब आयनाइजेशन का एनर्जी होगा और बहुत हीट हो जाएगा आसपास एरिया में, जैसे कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं हम लोग, तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, वहाँ पे प्लाज्मा देखने को मिल सकता है, वहाँ पे प्लाज्मा देखने, लेकिन ये पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं। तो जो पर्याप्त रूप में मौजूद है वो एलिमेंट क्या है, वो जो सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, पहला सब्सटेंस है गैस, दूसरा सब्सटेंस है लिक्विड, तीसरा सब्सटेंस है सॉलिड। ये 3 पदार्थ होते हैं। ये सभी क्या है, सभी चीज़ में है। हमारा सेल का बात करें, सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये अंतिम चलता जाएगा कंटिन्यू। अब जब जाएगा तो ये 3 चीज़ आएगा मेरा सेल में। इस सेल में 100 mm² का एक छोटा सा सेल लिया था मैंने थम्स अप से यहाँ से, और उसको 10,000 डिवाइडेड करते गया, तो एक अंतिम क्षण में आएगा कि ये आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ये इसी को बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, सब में होगा। आपको पढ़ाना मेरे गर्व की बात हो रहा है कि YouTube के माध्यम से, तो ये इसमें भी ये जो कॉलर दिख रहा है ना, ये कॉलर जो दिख रहा है, कॉलर भी ऊंचा हो रहा है और ऊंचा करने का प्रयास है आपके माध्यम से। तो ये चीज़, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सब जगह में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है। अब ये जो होती है, ये जो दिख रहा है ना, ये जब जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। 2 तरह का होता है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, यह है मैक्रो। ये जो देख रहे हैं, कॉलर देख रहे हैं, मेरा ऊंचा कॉलर कर दिया हो, मुझे आपके रिस्पॉन्स से मुझे गर्व भी होता है, तो कॉलर ऊंचा कर दे रहा हूँ। तो ये जो कॉलर दिख रहे हैं, ये कॉलर
नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं ये है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपी, ये जो मैक्रोस्कोपिक है, ये जो देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक है। कोई भी चीज़ आप आसपास में जो भी देख रहे हो, भौतिक रूप से देख रहे हो, वो मैक्रोस्कोपिक है, जो देखने योग्य होता है। और जो देखने योग्य नहीं होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो है मैक्रोस्कोपिक। क्रॉसकोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक है। और ये दोनों का मिश्रण से ये फिजिकल वर्ल्ड बना। ये फिजिकल वर्ल्ड बना। तो ये जब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, आप यहाँ पे हम लोग का एक जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रो इसको सबसे पहले मिटाएंगे। समझ चलिए। ये मैराथन क्लासेस है, चिंता मत करिए कि ये कितनी लंबी हो सकती है, लेकिन ये आपकी समझ आना चाहिए, ये मायने होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहला अक्षर है इलेक्ट्रिसिटी से आया। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, flow of electron with respect to time, flow of electron from one place to another place through the conductor, that is called current, electricity. This is the conductor. Conductor, metal. Conductor, Cu. Cu कन्फिग्रेशन, इसका कन्फिग्रेशन होता है 29, Cu29। कन्फिग्रेशन करते हैं, इसको कन्फिग्रेशन करते हैं 29 तक जाते हैं। तो कन्फिग्रेशन करते हो जो SPDF सेल पे होता है, SPDF। SPDF सेल पे जाते हैं। S सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, P सेल में, इसका फार्मूला लिख लीजिए 2n²। दिस इज द कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन containing electrons on the S cell or any cell। तो ये KLMN equal to 1, n equal to 1 is called K cell, n equal to 2 is called L cell, n equal to 3 is called M cell, n equal to 4 is called N cell। अगर n सेल तक जाएगा KLMN, वो सेल क्या होता है, कंडक्टिव का गुण लेगा, कंडक्टिविटी कर सकता है, कंडक्टिव का नेचर आएगा, कंडक्टर बनने का नेचर आएगा, सुचालक होगा। सुचालक वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो भी तो है। सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है। ये 29 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन F सेल तक जाएगा, 29 तक जाएंगे। तो ये चीज़ जो होता है कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। अगर यहाँ पे n = 1 दिए तो समझ जाएं कि ये S सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 2 × 1² दैट इज़ 2 सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर
अगर इसमें कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सेल पे जाएंगे तो ये 2 इंटू एन स्क्वायर, और ये n बराबर 2 दे दिया, ये 6 नहीं 8 है, सॉरी वेरी सॉरी, दैट इज कॉल्ड 8 2 8 समथिंग 2 8 16 32 ऐसे करके जाए। तो ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 का सॉरी इसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये जो 2 है ये 2 इधर इसको बता रहा, 8 इलेक्ट्रॉन का कंटेनिंग होगा। कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग का मतलब क्या होता है? रिवॉल्विंग होगा, ये क्वांटम मैकेनिज्म से होगा। न्यूक्लियस के एक डिस्टेंस पे एक ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिट में एक निश्चित दूरी पे ऑर्बिट होगा, एनर्जी जो क्वांटम एनर्जी होता है, कोई भी एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जैसे हमने यहाँ पे बात किया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब होता है समान प्लस और माइनस एक साथ रहेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस और माइनस दोनों एक साथ रहेगा तो समझ जाए कि ये 0 कूलम है। इसमें क्या रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसमें क्या रहेगा -1, ये पहले ही दे दिए माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं तो ये माइनस, ये पॉजिटिव साइन दिखाता है, ये नेगेटिव साइन दिखाता है, ये आपको ऐसा कर दिखाता है। तो ये चीज़ जो होता है ये कंस्ट्रक्शन होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन का होगा, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो हमारे कुछ फिजिकल वर्ल्ड कुछ अलग हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे में ठप हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रिएशन, एक प्रेशर, वो सभी अलग थलग हो जाएगा, जिसके कारण से हम कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ऑपरेटर्स है, जो वाईफाई का काम हो रहा है, उस तरह का सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, जो कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, कहने का मतलब। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्विंग करेगा। जो ये रिवॉल्विंग होगा, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इस सेल पर भी होता है। इस सेल, ये KLMN सेल जो होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सामने वाला सेल जो नंबर n बराबर 1, उसके बगल वाला सेल n बराबर 2, इसके बगल वाला सेल सामने n बराबर 3, इसके और आगे जाए तो n बराबर 4। तो ये सेल होता है, एक कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन, जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका 8 होगा तो फिर 8 का फिर पी सेल में, जैसे यहाँ पे समझाएंगे हम, यहाँ पे SP डी सेल में, डी एक सब सेल जो होता है, और डी सब सेल में आप कितना ले सकते हैं, ठीक है। डी में क्या है, फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर, n = 3 हो गया, n = 3 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आपका 2 इंटू 9 दैट इज 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये 18 जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सेल में होता है, डी सेल में होता है। तो ये सभी जो कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे 18 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, ये 18 इलेक्ट्रॉन घूम रहा। तो ये घूम रहा तो इस तरह का स्ट्रक्चर में है, रिवॉल्विंग, एक रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रेस्टलेस रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, कंटिन्यूअसली घूमेगा, जिसको हम लोग पदार्थ कॉपर लेते हैं। एक कॉपर, ये कॉपर ले रहे हैं, कॉपर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक कॉपर कंडक्टिंग हो रहा, ठीक है, ये कंडक्टिंग हो रहा, कॉपर का कंडक्टिंग हो रहा, और कॉपर ये मान लीजिए कि ये कॉपर है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर एक सेकंड नंबर में आता है। सोने चांदी के बाद कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन सूटेबल रहता है, एफ सेल तक रहता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको कंडक्टर रूप मानते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है वो सबसे कम करता है चांदी के बाद। चांदी सबसे ज़्यादा है, चांदी का इस्तेमाल हम लोग वायरिंग में नहीं करते हैं महंगा के होने की वजह से, और कॉपर जो होता है, कॉपर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, यहाँ पे भी होगी, और ये क्या होगा, ये 29 तक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 29, यहाँ पे 29, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 29 एटम, एक एटम है, यहाँ पे 29, तो हर जगह 29 का रिवोल्यूशन होते रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 29। तो ये जो होता है, ये जब ये एक ब्राउनियन मौसम में रहेगा, ये अभी जब ये नॉन कंडक्टिव आई इक्वल टू 0 रहेगा, आई इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये ब्राउनियन मौसम में रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा ऐसा है, ये क्या है, ये तुम्हारा 29 है कॉपर Cu का, और ये बगल में, ये बगल में ही है ऐसे करके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन होगा, इस तरह का रिवोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे 29 है। तो ये जो है इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो ये रैंडम मोशन में रहेगा। कंडक्टर के रैंडम मोशन में ऐसे ऐसे रहना, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ये ब्राउनियन मोशन में रहेगा, ब्राउनियन मोशन में रहेगा जब ये आई इक्वल टू 0 रहेगा। करंट का वैल्यू जब 0 एम्पियर रहेगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये ब्राउनियन मोशन में इधर उधर होते रहते हैं, तो उसको हम लोग करंट नहीं बोलेंगे। करंट कब होगा, जब ये I नॉट इक्वल टू 0, दैट इज I इक्वल टू Q/T इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, जिसको हम T बोलते हैं, और ये आपका एम्पियर दिखाएगा 1 एम्पियर। और ये इलेक्ट्रॉन समझने, करंट को समझने के लिए कूलम पर सेकंड को समझना होगा। कूलम का मतलब कोई भी चार्ज को हम कूलम से मापते हैं, और अगर वही कूलम को क्वांटाइज करते हैं, चार्ज को क्वांटाइज करके हम लोग कूलम करते हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है। तो हम जब भी बात करते हैं करंट का, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, क्योंकि ये फ्लो ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर 29 इलेक्ट्रॉन है, वो रिवोल्यूशन कर रहा है ब्राउनियन मोशन में। अगर उसको चार्ज दे दिया, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सलेट करता है। चार्ज क्या करता है, एक्सलेट करता है। जब हाई वेलोसिटी में एक्सलेट करता है तो ड्रिफ्ट मोशन बोलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ relaxation time, or this is called mass of electron. And when the electron drift from one place to another place after supply a charge, after supply a current, which is not equal to 0, this is E is not equal to 0, then free electron start moving toward the higher potential. अब ये क्या कहता है, ये बहुत तेज़ी से एक्सलेट करने लगता है। पहले तो ब्रोनियम मोशन में था, ये टेढ़ा मेढ़ा जैसे घूम रहा था, यहाँ से उछल के इधर जा रहा था तो होल बना रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी होल था, इस यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल को कवर कर रहा तो ये होल हो जा रहा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा तो होल आ रहा। तो ये इसी मोशन को बोलते हैं ब्रोनियन मोशन। कब? जब ये करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट, मैंने करंट जब उसमें फॉलो नहीं करेगा, करंट उसमें पास नहीं किया जाएगा, तब ब्रोनियन मोशन में रहता है। तो उसको हम लोग करंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ ब्रोनियन मोशन, इधर उधर रहते हैं। करंट कब बोलेंगे? आई करंट कब बोलेंगे? Q बटा T, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट है क्या? करंट को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मछली को पसंद करते हैं, और मछली तो नदी में रहती है या तालाब में रहती है। नदी का बात करते हैं, नदी में बहुत मछली पकड़ते हैं, तो उसी का बात करते हैं। नदी का पानी, हमारा जो झारखंड है, झारखंड एक प्रदेश है, और झारखंड का प्रदेश सभी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। अब पूरब की बहना का मतलब होता है पूरब की दिशा में हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पे सभी नदियाँ वहाँ जाके संगम करती है, मिलती है। तो ये हमारा झारखंड है, झारखंड स्टेट है, और इस झारखंड के सभी नदियाँ, प्रत्येक नदियाँ क्या करेगी, ईस्ट की ओर जाएगी। ये तुम्हारा ईस्ट या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, सभी नदियाँ ईस्ट की ओर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, वहीं पे जाती है, बे ऑफ बंगाल को जाके एक मिलती है। बारिश होगी, एक रास्ता बनेगा, रास्ता बनने से एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि सर सभी नदियाँ चाहे देश में हो या विदेश में हो, सभी नदियाँ हमेशा नीचे की ओर बहती है, क्या कारण है? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर सभी नदियाँ एक नीचे की ओर बहती है। तो उसका फिजिकल कारण क्या हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि एक लुढ़कता है, कोई भी गेंद को आप छोड़ दोगे एक ढलान पे तो लुढ़क जाएगा, तो उसका एक अलग मोमेंटम होता है। एक जैसे ढलान होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ को लुढ़का दो तो ये नीचे चला जाएगा। कारण है कि ये अगर बॉल है, या कभी आपने सुना होगा जंगल, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और हमारे झारखंड में बहुत सारे जंगल है, ठीक है। तो बहुत सारे जंगल है, और अभी धीरे धीरे हम लोग को सजग रहना होगा कि झारखंड के जंगल को सुरक्षित करना है, संरक्षण करना है। और हमारे यहाँ झारखंड में भी सरांडा जंगल है जो वर्ल्ड में फेमस है, 700 हिल्स है, जिसके कारण से हमारा यहाँ का आबो हवा बहुत ही सुंदर और अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है। हमें इसको सजग रख के इसको रखना होगा, लेकिन हम अभी तक सजग नहीं हुए कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल को छांटते जा रहे हैं। तो जंगल जब छांटते हैं तो कभी लकड़हारा ऊपर चला जाता है पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर से क्या करता है, लकड़ी काट के एक लॉग बनाता है, और उस लकड़ी का टुकड़ा को हम लोग वो क्या करता है, खाली रास्ता क्लियर कर लेता है और उसको ऊपर से धकेल देता है। जैसे एक लॉग है, ये पहाड़ है,
ये पहाड़ है, वो जब लकड़हारा ऊपर में जाता है, ऊपर में कहीं लकड़ी को काटता है और वो क्या करता है, ऊपर से इधर चढ़ के जाता है और एक रास्ता होता है सीधा ढलान, इस सीधा ढलान में जाता है, ये भी रास्ता होता है। और वो क्या करता है, ऊपर से छोड़ देता है लकड़ी के टुकड़े को काट करके, तो वो सीधे गिर जाता है। तो सीधे गिरने का कारण है क्योंकि ये ढलान पे आता है और वो रोल होगा और ये वो खींचेगा एक गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पानी का स्थिति कुछ अलग है। पानी क्या होता है, जैसे शेप में रखोगे वो वैसे शेप में ढल जाता है। यहाँ पे जैसे शेप में रखोगे वैसे शेप, पानी वाटर नदी में पानी बहती है और पानी जब बहती है तो वे नीचे की ओर बहती है, तो उसमें एक सरफेस टेंशन बोल के आता है। वाटर को किसी भी शेप में रख दो तो वो अपना शेप ले लेता है, तो वाटर अपना शेप ले लेता है और वो एक सरफेस टेंशन होगा। अब ये सरफेस टेंशन जो होता है वो जो फोर्स, एक तरह का सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इस फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितना लेंथ होता है, जो लेंथ पर यूनिट लेंथ होता है वन डायमेंशन में होता है, सरफेस पर यूनिट लेंथ या न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन का फोर्स पर मीटर में लगेगा वो सरफेस पर, तो उसको समझेंगे कि सरफेस टेंशन है। और सरफेस टेंशन के कारण, अब कभी देखे होंगे, मान लीजिए कि आप पे बीकर है, ये आपका बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, ऐसा करके रखे हैं, ठीक है। अब ये आप उसको आप क्या करोगे, नीचे की ओर गिराना है, तो आप इसे करोगे, ऐसे करोगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना। अब ये ऐसे आएगा तो यहाँ का जो लेयर है, यहाँ पे डिस्टेंस L हो गया और यहाँ पे L1 हो गया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे L है, L2 है। ये L1 इज लेस देन क्या है, L2 है, L1 इज लेस देन L2 है। यहाँ पे जब L2 है, जैसे ऐसे किया तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो गैप है ये कम है। अब यहाँ पे फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगेगा जबकि यहाँ पे कम लगेगा। अब ये यहाँ पे लगेगा, आप जानते हो रस्सी कस्साकस्सी में क्या होता है, जिधर का फोर्स ज़्यादा होता है उधर रस्सी जाने लगता है और अगेंस्ट पार्टी हारने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। एक मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे F2 है, F2 पर यूनिट लेंथ ऐसा होगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन है और यहाँ का सरफेस टेंशन ST1 जो होता है यहाँ 2 है, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ पे लेंथ कम है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 200 है, 200 मिलीमीटर है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर है। तो ये 200 मिलीमीटर और यहाँ पे 10 मिलीमीटर में जो फोर्स से डिवाइडेड करोगे, फोर्स को मान लीजिए कि कोई फोर्स को अगर 10 से डिवाइडेड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, और किसी फोर्स को 200 से डिवाइडेड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो ये जनरली ये जो होता है लेस देन होगा इससे, मतलब ये ग्रेटर देन हो गया। अब ये जब ग्रेटर देन होगा तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और नदी में भी वैसे ही होता है, जिससे पानी जब जाती है तो ये पानी का जो ऊपरी लेयर होता है वो क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग होता है। और ये विस्कोस फोर्स पर डिपेंड होता है, विस्कोस ड्रैग फोर्स पर भी डिपेंड होता है कि जिसके वो ऊपरी सतह जब जैसे होगा, ऊपरी सतह यहाँ पे है थोड़ा सा कम हो गया लेंथ, जिसके कारण से इस तरह का हो गया। इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू में अंतर है, ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा। अब ये ग्रेटर देन होगा तो समझ लीजिए, एक दो पार्टी है, ये टीम 1 और ये टीम 2, 1 2 3 4, चलिए 4 है। ये दोनों का एक सांकेतिक झंडा लगा दिया है और ये रस्सी कसाकसी हो रहा। तो ये T2 जो है, T2 में इतना ताकत नहीं है कि T1 अब बहुत तेज़ी से खींच रहा, तो ये क्या कर रहा है, इधर है आने लगा। तो ये T1 इज़ ग्रेटर देन T2 हो गया, टीम 1 का शक्ति ज़्यादा हो गया T2 से, तो ये क्या करेगा, इधर आने लगेगा। ये जो झंडा था अब क्या करेगा, इधर आने लगा, तो ये विनर हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी ये हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो है ST1 इज ग्रेटर देन ST2, सरफेस टेंशन एट द पॉइंट इस जगह में होता है और सरफेस टेंशन यहाँ पे होता है, तो ये यहाँ पे कम होता है, ये खींच नहीं पाता है।
और ये खींचते हुए चला जाता है। जैसे ही ऐसे खींचता है तो वो क्या करता है, वहाँ से पानी गिरने लगता है। वैसे ही समझ लीजिए कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, नदी का पानी हमेशा नीचे की ओर लुढ़कने लगता है, नीचे जाने लगता है। ये उन बच्चों का मैंने जवाब दिया था, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो हम लोग का क्या आता है, अब यहाँ पे सरफेस पानी के जो बहाव होता है वहाँ पे भी करंट है। कैसे कैसे समझेंगे करंट है? झटका देने वाला करंट नहीं, एक करंट, एक फ्लो ऑफ करंट होता है, उसके अंदर में एक शक्ति रहती है। सबसे पहले समझते हैं। तो समझ लीजिए कि आप लोग सभी मछली खाते हैं और मछली बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मछली के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? मछली के लिए एक स्टिक की ज़रूरत होती है, एक रोलिंग के लिए ज़रूरत होती है, और एक स्टिंग की ज़रूरत होती है, लूर की ज़रूरत होती है। मछली जो लुभाने के लिए जो लूर होता है तो उसको ज़रूरत होती है। उसको क्या कहते हैं, तालाब में दे देते हैं या नदी में देते हैं। क्योंकि हम लोग सभी देहाती बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उन लोग मछली पकड़ने के लिए नदी जाते हैं। और हमारा चांडिल जो है, चांडिल डैम जो है, ये निचली हिस्सा जो पानी है नदी में, बहुत मछली होती है। तो वहाँ पे जब वहाँ बच्चे मछली पकड़ने जाते हैं तो कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए चांडिल डैम है, और यहाँ से नदी, वहाँ चांडिल डैम से पानी आती है। तो यहाँ पे जब पानी आती है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ओके सीधे वे ऑफ बंगाल में जाती है, वे ऑफ बंगाल में जाती है। तो मान लीजिए कि नदी है, आप ये नदी को समझते हैं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। चांडिल डैम है, चांडिल डैम से नदी इधर होती है, और इसी कोई बच्चा मछली पकड़ने जाता है, वो बंसी से, एक बांस का डंडी होता है, मछली पकड़ता है। तो वो समझ लीजिए कि ये एक नदी का किनारा है, ये यहाँ पे मछली पकड़ रहा है, ऐसे करके कहीं मछली पकड़ रहा है। यहाँ पे नदी का धारा ऐसे है, ऐसे जा रहा है। ये तुम्हारा ईस्ट दिशा में है, और ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी होगा। मान लीजिए कि हम वेस्ट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, और हमें सभी नदियाँ ईस्ट की ओर बहती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी नदियाँ ईस्ट की ओर बहेगी। हमारा इलाका जो है, एक जोग्राफिकल पोजीशन जो होता है, जो अल्टीट्यूड है, वो अल्टीट्यूड के कारण हमारा एक वे ऑफ बंगाल सामने है, इससे जाता है तो पूर्व की ओर जाता है। हो सकता है केरल वो अपना उधर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा, क्योंकि वो उसका ढलान वेस्ट की ओर होगा। नदी का जो कोई भी एक एरिया होता है, जैसे सी बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, उसके अनुसार अपना बोलता है। हमारा समुद्र बे ऑफ बंगाल है, जिसके कारण से हमारा पूरब की ओर है, इसलिए वो पूरब की ओर जाते हैं। और ये नदी बहती है, नदी वाटर करंट होती है यहाँ पे, और फ्लो ऑफ वाटर करंट, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट, बहाव। यहाँ पे भी ऐसे इसको भी समझेंगे, बहाव क्या होता है। यहाँ पे करंट हो रहा है, ये मछली पकड़ता है। जो मछली पकड़ने के लिए एक कॉर्क होता है, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, और इसमें एक हुक रहता है, हुक में लूर को डालता है, जिसमें एक मछली टाइप का रहता है कुछ भी, और वहाँ पे डालता है तो वो हल्का ही रहता है, ऐसा बात नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे पानी बह रहा है तो ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे पानी का बहाव है, करंट है, पानी में करंट है, करंट समझते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब मछली मारता है बच्चा, यहाँ पे बैठ के मछली मार रहा है, तो इसका क्या करता है, करंट के कारण यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसे होता है। ये पानी का बहाव है, ये फास्ट लेयर है, फास्ट लेयर, ये तुम्हारा सेकंड लेयर, ये आपका थर्ड लेयर, ये आपका फोर्थ
लेयर ऐसे करके जाता है। तो ये जो एक हाइट होता है, ये नीचे में जो है नीचे का सतह होता है, पानी का सतह नीचे वाला, और ऊपरी वाला सतह ये फ्री लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री लेयर भी बोलते हैं, फ्री लेयर ऑफ वाटर, फ्री लेयर ऑफ वाटर की फ्री लेयर है यहाँ पे। तो फ्री लेयर में क्या करता है, वो कॉर्क को रखता है जैसे मछली को बंसी को रखता है, लेकिन ये फ्री लेयर क्या आता है, वह सबसे तेज जाता है इस मुकाबले में, इसके मुकाबले सभी के मुकाबले में जो फ्री लेयर होता है उसमें सबसे तेज जाता है। ये विस्कोस फोर्स बोलते हैं इसको हम लोग। जो विस्कोस फोर्स क्या होता है, एफ जो फोर्स लगता है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जो कांटेक्ट एरिया होता है। कोई सरफेस कांटेक्ट एरिया होता है ऊपर भी सतह पर, जहाँ दो वस्तु आपस में कांटेक्ट रहेगा और इसमें एक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो उस एरिया को जितना कांटेक्ट होगा उस काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया होता है। और दूसरा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है dv/dx करते हैं। अगर हम इसको dx मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मानते हैं तो ये dx बोलेंगे। अगर आप y मानेंगे, इसको y मानेंगे तो dy बोल सकते हैं, या और dv/dy। और dv जो है वेलोसिटी ऑफ लेयर का है, वेलोसिटी ऑफ वाटर लेयर जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसके इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये आपका विस्कोस फोर्स लाता है, और ये फोर्स जाता है, ये ईटा देते हैं। ईटा एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो एक लेयर होता है पानी का, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक के ऊपर एक लेयर बना हुआ रहता है, और नीचे वाला लेयर जो होता है स्थिर रहता है, ऊपर वाला लेयर फ्रीली मूव करता है। जब ये फ्रीली मूव करेगा, ये इसको बनाते हैं, इसमें ये हो गया, और ये dv/dx होता है, और ये माइनस में होता है। ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये चला जाता है नीचे की ओर, जब जाता है ड्रैगिंग फोर्स होता है, घटते हुए जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला इस लेयर में इसमें ऐसे करके जाता है, सबसे पड़ा जाता है, और ये दबाव पड़ने से क्या होता है, इसे ऐसे करके ये वाला जो लेयर होता है, ये वेलोसिटी फास्ट लेयर यहाँ पे लेके A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डेल्टा V बोलेंगे, 11 टाइम ऑफ डेल्टा V। ये दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर होता है डेल्टा V, तो मैक्सिमम होता है। वो घटते हुए जाता है, ड्रैगिंग करेगा, ड्रैग फोर्स करेगा तो घटेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं -NA dv/dx। अब ये होता है, और इस लेयर को बोलते हैं डेल्टा V प्लस, ये 11 है तो यहाँ 10 डेल्टा V होगा, यहाँ पे होगा तो V प्लस 9 डेल्टा V होगा, यहाँ पे होगा तो V प्लस 8 डेल्टा V होगा। तो ये इस तरह से जो होता है ये ग्रेटर होता है। यहाँ पे फ्री लेयर होता है जिसके कारण से ये फ्लो ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा रहता है, और यहीं पे मछली पकड़ता है, क्योंकि मछली को देखना है उसको। मछली का जो कॉर्क होता है, वो कॉर्क एक मोर का पंख से भी हो सकता है, जो एक कॉर्क बनाता है वो वहाँ पे देता है, देने के बाद वो मछली पकड़ता है। मछली पकड़ता है तो बार बार क्या करता है, उसको लाना पड़ता है ऊपर तरफ, जहाँ पे बैठा है तो वो नदी का एक करंट होने की वजह से वो नीचे की ओर चला जाता है। जब नीचे की ओर चला जाता है तो बार बार वो बंसी मछली मारने का डंडा को क्या करता है, ऊपर लेके फिर आता है, फिर यहाँ पर देता है, फिर बहा के चला जाता है। जैसे ये वाला, ये ऊपरी लेयर तो मोशन में रहता है, ये विस्कोसिटी के कारण, विस्कोसिटी की वजह से ये क्या करता है, ये जो फोर्स लाता है ऐसे करके, इसके फोर्स की वजह से ये क्या है, कॉर्क नीचे चला जाता है, फिर लेके आता है। तो ये बार बार लेके आता है, तो ये यहाँ जैसे ये कॉर्क ऊपर चला जाता है, कॉर्क अगर यहाँ पे मछली का कॉर्क, यहाँ बंसी का कॉर्क यहाँ पे है, और ये इधर चला जाता है, और ये क्या करता है, ये और ये हमेशा बहने लगता है। तो ये यहाँ का जो लोर्स जो है, यहाँ पे जो मछली का चारा दे दिया है, वो भी क्या करता है, मूव करने लगता है। तो ये जो है ये मूव बार बार कर रहा है, बार बार ऊपर क्यों ले रहा है, बार बार लेके जा रहा है। तो यही है करंट, पानी का बहाव। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा है, जैसे करंट यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ का जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और ये मूव करना देगा, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव, और ये लोअर पोटेंशियल होगा
लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को बोलते हैं करंट। दिखाते हैं आई, और ये Q बटा T बोलो या E बटा मैं फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है करंट को समझने के लिए कूलम पर सेकंड करना होगा, T से डिवाइडेड करना होगा। जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था वाटर का, हमेशा कंटिन्यू, बार बार ऐसे ऐसे उठा उठा के लाना पड़ता था, फिर चला जा रहा था, तो क्योंकि ये बहाव था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब इलेक्ट्रॉन को प्रभावित होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम जब होगा या करंट देंगे, तब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करेगा। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो इसको बोलते हैं करंट। और यही करंट आई इक्वल टू Q बटा T जो होता है, आप कोई कंडक्टर में कोई कंडक्टर में जाती है, और उसी कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, आगे फटाफट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना है हम लोग को। ओके, जस्ट वेट। हम लोग क्या करते हैं, पंखा देखते हैं, रोटेटिंग चीज़ देते हैं, हर जगह मैग्नेट हमारा लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पंखा में मैग्नेट, फ्रिज में भी मैग्नेट लगा हुआ है, घुमाता है रोटेटर को, जनरेटर में मैग्नेट लगा है वो भी घुमाता है। डैम में जब हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी होता है। और जहाँ भी टरबाइन घुमाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाते हैं, वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे भी एक मैग्नेट लगा रहता है। तो मैग्नेट हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, सुविधा, हमारे लाइफ को सुविधा बना दिया है। मोटर गाड़ी में, सब जगह, खिलौना में, सब जगह मैग्नेट है। और मैग्नेट की वजह से हम लोग का मोशनल होता है, रोटेशनल होता है। ये हमारा मैराथन क्लास है, और यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे करंट इक्वल टू Q बटा T बोलोगे, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या तो फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको करंट बोलते हैं। और करंट मापते हैं हम लोग, इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट आई बराबर कूलम पर सेकेंड। एक कूलम पर सेकेंड का जो एक क्वांटाइजेशन करेगा, ये क्वांटिटी आएगा, ठीक है। कूलम एक क्वांटिटी, चार्ज, और यहाँ पे टाइम, ये टाइम 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड द करंट। जैसे यहाँ पे होता है करंट, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ब्राउनियन मौसम में रहते हैं। ये भी चार्ज आई बराबर Q बटा T देते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, ये हायर पोटेंशियल बनाता है, हायर पोटेंशियल बन जाता है, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, एक ड्रिफ्ट करने लगता है, और ड्रिफ्ट करते समय इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्रिफ्ट करने लगता है। वो तेज़ी से ड्रिफ्ट करता है। अब ये ड्रिफ्ट बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, और यहाँ पे जब ये आता है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये फ्लो ऑफ करंट, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट Q, जिसको दर्शाते हैं I, और ये करंट लिखते हैं, करंट I इक्वल टू होता है Q बटा T। अब यही चीज़ को हम लोग कोई तार में देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गुण ले रहते हैं। परमानेंट बनाने के लिए कोबाल्ट, आयरन और निकल का मिश्रण करके हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट में अंतर होता है, ये डिजायरेबल होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है डिजायरेबल होता है, जितना चाहे हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें एक फिक्स टेस्ला होता है और जिसके कारण से वो आगे पीछे नहीं कर सकते। ये चीज़ अब ये एसी जनरेटर जानने के लिए हमको फ्लक्स को जानना होगा और फ्लक्स हमको करना होगा, मैग्नेट बनाना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो पहले क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन लेंगे ऐसे करके, सॉफ्ट आयरन, ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऐसे करके सिस्टमेटिक ढंग से टाइटली इसको वाइंडिंग कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एन टर्न है और ये टाइटली वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं Q/T जो होता है, और जब ये फ्लो करता है तो ये तुम्हारा साउथ पोल और ये तुम्हारा नॉर्थ पोल बन जाता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब बनती है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है, और यही फ्लक्स जो होता है बी होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। तो ये चीज़ होती है, और इसी का जब ये रेट कर देते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, और यही इंड्यूस ईएमएफ हम लोग एसी जनरेटर में पढ़ेंगे। इसको ये मैग्नेटिक गुण ले लेता है, और ये जो फ्लक्स होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है फ्लक्स। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि आज हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक टारगेट, एक मिशन है बोर्ड में अपियरिंग होना, जो 8 तारीख को फिजिक्स है, उसको हम मिशन के तौर पे लेंगे और अच्छा से पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।